कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का द प्रेम सर के इस ऑफिशियल चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने जा रहे हैं BHIC 131 यानी कि भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 ईस्वी तक के। तो हमारे आज के इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे ही पिछले 5 सालों के PYQ क्वेश्चन को एनालाइज करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए गए हैं। अगर आप भी आने वाले इग्नू के जून या फिर दिसंबर 2026 एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी गेम चेंजर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम के पैटर्न कैसे रहते हैं। उसके बाद हमें पढ़ने में काफ़ी इजी हो जाएगा और हम समझ भी पाएंगे कि ये क्वेश्चन हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट किया है दिसंबर 2025 का। भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 ईस्वी तक। ये जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके काफ़ी लेटेस्ट और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं, जिसके अंतर्गत आप समय सीमा देख सकते हैं। टोटल 3 घंटों का समय मिलता है एवं अधिकतम अंक हैं 100 यानी कि 100 मार्क्स। यहाँ पे हमें बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 400 शब्दों में देने हैं, यानी कि हमें टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और कितने वर्ड में देने हैं, 400 वर्ड में देने हैं। एवं प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्नों के उत्तर जरूर से जरूर देने, यानी कि प्रत्येक भाग में 2 क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी है। एवं सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वह समान हैं। जैसा कि हम लोग भाग 1 को देख सकते हैं एंड इसके क्वेश्चन को देखें तो पूरा तात्विक आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु प्रयुक्त विभिन्न विधियों की आलोचनात्मक जांच कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ जो प्रश्न में उत्तर मिल रहे हैं हमें वह 20 मार्क्स के हैं। एवं हमें टोटल प्रश्न जो है भाग 1 में है 4 प्रश्न, यानी कि टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं भाग 1 में, जिसमें से आपको 2 बनाना ही बनाना है, यानी कि ये कंपलसरी है। बाकी आप चारों में से 2 कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वह आप पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं भाग 2 को। और अब हम लोग भाग 2 का प्रश्न को देखें तो भाग 2 का प्रश्न भी काफ़ी इजी है। सिकंदर के आक्रमण तथा उसके प्रभाव पर एक लेख लिखिए। और भाग 2 में भी हमें टोटल 4 प्रश्न मिल रहे हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो मैंने अपने से लिख दिया है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे कि भाग 1 में 1 से 4 तक क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको जो है इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 4 क्वेश्चन हुए, जिसमें कि 2 कंपलसरी है, यानी कि सॉल्व करना ही करना है। ठीक उसी तरह भाग 2 में भी 5 से 8 यानी कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको इसमें से भी 2 सॉल्व करना ही करना है, यानी कंपलसरी है। यानी कि भाग 1 प्लस भाग 2 को मिला के 4 क्वेश्चन तो कंपलसरी हैं ही, लेकिन आपको टोटल 5 सॉल्व करने थे। यानी कि एक क्वेश्चन एक ऐसे भी हैं जो आप अपनी मर्जी से, यानी कि या तो भाग 1 से कर सकते हैं या तो भाग 2 से कर सकते हैं। यह टोटली जो है आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा मौका देती है इग्नू क्वेश्चन सिलेक्ट करने का। आप अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपको सबसे बेहतर तरीके से आता है उसे लिख सकते हैं। और क्वेश्चन भी काफ़ी इजी आ रहा है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और ये भी बोला गया था कि संक्षिप्त टिप्पणियों वाले क्वेश्चन में किन्हीं 2 पर मतलब 2 सॉल्व करने होते हैं, और वो जो है एक क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। यानी कि बात यहाँ भी बराबर है, आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पर 200 मार्क्स का होता है, यानी कि ये भी 400 मार्क्स का ही हुआ है। तो आप या तो शॉर्ट वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करें या तो लॉन्ग वाला, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने संक्षिप्त टिप्पणियाँ वाला क्वेश्चन को बनाना चाहा है तो आपको कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आने चाहिए, क्योंकि जब तक आप 2 क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको इसमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे।
सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से इनकी विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, यानी कि यह जो है मुख्यतः 5 भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। जैसे कि हिमालय पर्वत क्षेत्र, उत्तरी विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल तथा तटीय मैदान और द्वीप समूह के रूप में। तो ये जो पांचों क्षेत्र हैं वह जो है भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र में बटे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अब हिमालय पर्वत क्षेत्र के बारे में। यह जो है उत्तर में खड़ा एक ऐसा प्राकृतिक किला है जिसने दुश्मनों को रोका और हमारी संस्कृति को भी बचाए रखा है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वह क्या करती है? हमें पानी देती है। अब आता है उत्तरी विशाल मैदान। जैसे कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ यहाँ उपजाऊ मिट्टी लाती है यहाँ से, और हड़प्पा से लेकर आज तक की खेती और बड़ी सभ्यताओं का जो पेट है इसी मैदान से भरा हुआ है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से इनकी विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। तो भारत के जो ये प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र हैं मुख्यतः यह 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में। तो भारत के ये जो भौगोलिक क्षेत्र हैं मुख्यतः 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 5 भागों में। जैसे कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल तथा तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इन्हीं पांचों में जो है हमारा भौगोलिक क्षेत्र बटा हुआ है भारत का। तो अब हम लोग देखते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को, यानी कि हमारे सबसे पहले भाग को। भारत का ये जो उत्तरी सीमा है यह बनाता है एवं ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्राकृतिक दुर्ग की तरह रहा है, जिसने क्या किया है? आक्रमणों से काफ़ी हद तक रोका है, यानी कि हमारा जो है यह सुरक्षा कर रहा है, और भारत की संस्कृति विशिष्टता को भी सुरक्षित इसी के द्वारा रखा गया है। यानी कि यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वह सिंचाई और सभ्यताओं का विकास काफ़ी अच्छे से उसका आधार बनी हुई है। दूसरा है उत्तरी विशाल मैदान, यानी कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो निर्मित उपजाऊ क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से यह भारतीय सभ्यता का केंद्र रहा, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से लेकर आधुनिक कृषि व्यवस्था तक का विकास हुआ। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार को। भारत का जो ये सबसे प्राचीन भूभाग है, कौन सा भाग? प्रायद्वीपीय पठार। यह खनिज संपदा में समृद्ध है और यहाँ द्रविड़ सभ्यता, मंदिर स्थापत्य एवं विविध सांस्कृतिक परंपराएं भी विकसित हुई है। अब आता है थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है, जहाँ पे सीमित जल संसाधनों के कारण जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम रहा है, क्योंकि यहाँ पे जल का अभाव है या फिर बहुत सीमित है। लेकिन यहाँ की किलों और व्यापारिक मार्गों ने ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखा है। अब आता है तटीय मैदान और द्वीप समूह। यह जो है समुद्री व्यापार के लिए, विदेशी संपर्क और सांस्कृतिक आपदा प्रदान के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से भारत का समुद्री इतिहास विकसित हुआ है। क्या विकसित हुआ है? भारत का समुद्री इतिहास।
यानी कि भारत को एक विशाल घर की तरह समझिए, जिसके 5 अलग अलग हिस्से हैं। उत्तर का हिमालय देश का प्राकृतिक किला है, जिसने क्या किया है, दुश्मनों को रोका है। तो गंगा जो है सिंधु का उपजाऊ मैदान सभ्यता का किचन बना हुआ है, जहाँ से खेती फली फूली हुई है। एवं तीसरा जो देखा हमने, वह देखा दक्षिण का पुराना पठार, जहाँ से खनिज संपदा की जहाँ पे जो है खनिज संपदा की तिजोरी है। और थार मरुस्थल जो है कम आबादी वाला व्यापारिक मार्ग, और तटीय मैदान जो है विदेशों से समुद्री व्यापार के मुख्य दरवाजे हैं। यानी कि ये केवल भूगोल नहीं है, बल्कि भारत के लिए इतिहास और संस्कृति को गढ़ने वाली असली विधाता है। अब देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न को, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को लेकर इतिहासकारों में एक मत नहीं है, यानी कि उनके जो मत हैं वो काफ़ी अलग अलग हैं। लेकिन विभिन्न पुरातात्विक और पर्यावरणीय प्रमाणों के आधार पर कई कारण सामने आते हैं, जैसा कि जलवायु परिवर्तन जो है इसका सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि समय के साथ मानसून जो है कमज़ोर पड़ गया और वर्षा कम हुई और क्षेत्र में जो है शुष्कता बढ़ गई, और इसका सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ा, जो कि क्या हुआ, इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है नदियों के मार्ग में परिवर्तन, यानी कि सिंधु, सरस्वती और घग्गर, हकड़ा जैसी नदियों के प्रवाह बदलने या फिर सूखने से नगरों का जल स्रोत जो है प्रभावित हुआ। पानी की कमी के कारण बड़े शहरी केंद्र धीरे धीरे जो है उजड़ने लग गए। तीसरा कारण हम लोग समझें तो प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि बाढ़ और भूकंपीय गतिविधियां हैं। क्या हो रहा था कि कुछ स्थलों पर बार बार बाढ़ आने के प्रमाण मिले हैं, जिससे कि नगर व्यवस्था और निर्माण ढांचा जो है नष्ट हो गया। कुछ विद्वान आर्थिक अवनति और व्यापारिक संबंधों के टूटने को भी महत्वपूर्ण कारण मानते हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया आदि क्षेत्रों से व्यापार घटने से अधिक आर्थिक जो है संतुलन बिगड़ गया था और शहरी जीवन भी कमज़ोर पड़ गया था। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करते हैं तो सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था का विघटन, यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जिससे केंद्रीकृत नियंत्रण कमज़ोर हुआ था। हालांकि पहले आर्य आक्रमण सिद्धांत को प्रमुख कारण माना जाता था, लेकिन आधुनिक शोध से इसे निर्णायक कारण नहीं मानते हैं। यानी कि ओवरऑल हम लोग देखें तो मानसून कमज़ोर होने से सूखा पड़ा, नदियाँ सूख गई या फिर रास्ता बदल गया, और भारी भूकंप आए। इस चक्कर में खेती और विदेशी व्यापार जो है ठप हो गया और सभ्यता जो है उजड़ गई। इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है किसी एक कारण से नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक कारकों से संयुक्त प्रभाव हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत की ताम्रपाषाणकालीन कृषि संस्कृतियों की मुख्य विशेषताएं क्या है। इस दौर में जो है इंसान ने पत्थर के साथ साथ पहली बार तांबे यानी कि मेटल का इस्तेमाल किया था। लोग जो है गांव में कच्चे घरों में रहकर खेती पशुपालन करने लगे और सुंदर डिजाइन मिट्टी के बर्तन यानी कि मृदभांड बनाने लगे थे। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। भारत की ताम्रपाषाण यानी कि चालकोलिथ कहानी जो है, यह कृषि संस्कृतियां लगभग 2000 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व के बीच विकसित हुई थी। यहाँ जो संस्कृतियां हैं तांबे और पत्थर दोनों के उपकरणों के उपयोग के कारण प्रमुख मानी जाती है, यानी कि महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनकी जो पहली प्रमुख विशेषता है वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। लोग जो है गेहूँ, जौ, धान, दालें आदि की खेती करते थे और पशुपालन भी व्यापक रूप से किया जाता था। इससे क्या हुआ, स्थायी जीवन की प्रवृत्ति बढ़ी।
वहीं हम लोग दूसरी विशेषता की बात करें तो गांव आधारित बसावट, यानी कि ये लोग छोटे छोटे गांवों में कच्चे या अर्ध पक्के घरों में रहते थे। नगरों का विकास सीमित था, लेकिन सामाजिक संगठन जो है विकसित हो रहा था। अब देखते हैं तीसरा विशेषता, यानी कि तांबे और पत्थर के औजारों का प्रयोग। खेती और दैनिक जीवन में पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरण का उपयोग जो है तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी चौथी विशेषता, यानी कि मिट्टी के बर्तनों की विविधता। चित्रित मृदभांड इस संस्कृति की पहचान है। कौन सी मृदभांड जो है? चित्रित मृदभांड। इसमें जो है ज्यामिति और प्राकृतिक आकृतियां मिलती है, यानी कि इस मृदभांड में जो है ज्यामिति और प्राकृतिक आकृतियां मिलती है। पांचवा विशेषता है क्षेत्रीय विविधता, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहनावा, रहन सहन। तो जैसे कि मालवा, जोड़वे, आहार बनास और कायथा जैसी कई क्षेत्रीय संस्कृतियां विकसित हुई है, जिनमें स्थानीय विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती है। अंततः हम कह सकते हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां भारत में प्रारंभिक कृषि समाज के विकास और तकनीकी परिवर्तन की महत्वपूर्ण कड़ी थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत पर सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर के आक्रमण का वर्णन कीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिकंदर महान के आक्रमण का समय। सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर महान भारत पर आक्रमण जो है 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। वह जो है मकदूनिया यानी कि मैसिडोनिया का शासक था। तो सिकंदर कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया का शासक था, जिसे कि मकदूनिया भी कहते हैं। उसका उद्देश्य जो था विश्व विजय की नीति के अंतर्गत भारत के उत्तर पश्चिमी भागों पर अधिकार स्थापित करना था। सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत में प्रवेश किया था। किस पर्वत को पार कर? हिंदू कुश पर्वत को पार कर। सबसे पहले तक्षशिला के शासक आम्भी ने उसकी अधीनता स्वीकार की। किसने स्वीकार की? आम्भी ने। इसके बाद उसने पोरस के पुरु से युद्ध किया था। उसके बाद क्या हुआ था कि उस सिकंदर महान का युद्ध हुआ था पोरस के पुरु के साथ, जो कि झेलम नदी यानी कि हाइडे स्पीच के तट पर हुआ था। आपने सुना होगा कि हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि सिकंदर महान और पोरस के बीच में हुआ था। इस प्रसिद्ध युद्ध में भारतीय सेना ने वीरता से लड़ाई की, लेकिन अंततः पोरस पराजित हो गया। तो इसमें किसकी जीत हुई थी? सिकंदर महान की जीत हुई थी। पोरस जो है पराजित हो गया था। हालांकि सिकंदर उसकी बहादुरी से प्रभावित हुआ और उसे उसका राज्य वापस दे दिया। इसके बाद क्या किया कि सिकंदर ने व्यास नदी तक आगे बढ़ने की योजना बनाई। सिकंदर ने अब क्या सोचा कि हमें और आगे चलना चाहिए, क्योंकि वो तो जीत चुका था। लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि लंबे युद्धों और थकान से परेशान थे, और परिणाम स्वरूप जो है सिकंदर को वापसी करनी पड़ी। क्योंकि क्या हुआ था कि सेना जो है काफ़ी मना कर रही थी कि नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे। वह काफ़ी देर से युद्ध करते करते जो है थक चुके थे, वो परेशान हो चुके थे। तो क्या हुआ, इसके वजह से सिकंदर जो है वापस हो गए अपनी सेना के साथ। भारत पर सिकंदर के आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव सीमित रहा, क्योंकि वह जो है स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका। लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से इस आक्रमण का महत्व अधिक है। इससे भारत और यूनान के बीच व्यापार, कला और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला है। यानी कि हम लोग ओवरऑल अगर सिकंदर के बारे में बात करें तो 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया, जहां झेलम के युद्ध में राजा पोरस ने उसकी कड़ी टक्कर दी। इसके बाद क्या हुआ, व्यास नदी से उसकी थकी सेना वापस लौट गई, जिसके बाद जो है भारत और यूनान में व्यापार संस्कृति का रास्ता खुला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। साम्राज्य की अवधारणा क्या है? क्या मौर्यों ने एक साम्राज्य का निर्माण किया? तो सबसे पहले हम लोग साम्राज्य की अवधारणा का तात्पर्य समझते हैं कि साम्राज्य जो है, एम्पायर जो है, वो क्या होता है। यह जो है ऐसे विशाल राजनीतिक ढांचे से है
जिसमें कि एक केंद्रीय शक्तिशाली शासक के अधीन अनेक प्रदेश, विभिन्न जातियां और विविध प्रशासनिक इकाइयां सम्मिलित होती है। साम्राज्य में सामान्यतः एक संगठित प्रशासन, कर व्यवस्था, सेना और कानून व्यवस्था होती है जो पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रखती है। भारत के संदर्भ में मौर्य साम्राज्य इस अवधारणा का पहला स्पष्ट उदाहरण माना जाता है। तो मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना था वह चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। नंद वंश को क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद अशोक के समय यह साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया और लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से जो हैं इस पर नियंत्रण था इसका। तो मौर्यों ने एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली विकसित की थी। किसने? मौर्यों ने। राजधानी जो है पाटलिपुत्र से शासन चलता था और प्रांतों में राजकुमार या फिर नियुक्ति अधिकारी शासन करते थे। अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में वर्णित प्रशासनिक व्यवस्था से स्पष्ट होता था कि प्रणाली जो है गुप्तचर व्यवस्था और सेना अत्यंत संगठित थी। यानी कि बहुत सारे अर्थशास्त्र के ग्रंथ में वर्णित है ये कि प्रशासनिक व्यवस्था जो थी काफ़ी स्पष्ट था वहाँ का, और कर प्रणाली, गुप्तचर व्यवस्था और सेना जो है अत्यंत संगठित थी। अशोक के समय धर्म और नैतिकता आधारित शासन नीति अपनाई गई। कौन सी नीति अपनाई गई? धर्म और नैतिकता आधारित शासन नीति। जिससे क्या हुआ? साम्राज्य को एक वैचारिक आधार भी मिला। विभिन्न क्षेत्रों को एक राजनीतिक इकाई में बांधने का प्रयास किया गया। अंततः हम कह सकते हैं कि मौर्यों ने केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित और विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो कि भारत के राजनीतिक एकीकरण का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कारण है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को। दक्कन और तमिलहम में प्रारंभिक राज्य निर्माण पर एक लेख लिखिए। किस पर? दक्कन और तमिलहम में। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दक्कन और तमिलहम यानी कि दक्षिण भारत में जो है यह जो है प्रारंभिक राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो थी 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक विकसित हुई थी। कब से कब तक? 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक। यह क्षेत्र लंबे समय तक जनजातीय और कबीलाई व्यवस्था से जुड़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे संगठित राज्यों का उदय हुआ था। दक्कन क्षेत्र में राज्य निर्माण जो है सातवाहन वंश के उदय से स्पष्ट होता है। किस वंश से? सातवाहन वंश के उदय से। सातवाहनों ने दक्कन में एक संगठित राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की। उनकी राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि पैठन थी। उनकी राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान यानी कि पैठन। उन्होंने उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क को मजबूत किया। इस क्षेत्र में कृषि, व्यापार और कर प्रणाली के विकास राज्य की आर्थिक प्रदान किया गया, यानी कि इसका जो विकास था राज्य को आर्थिक आधार प्रदान किया। सातवाहन ने स्थानीय मुखियाओं को, जनजातीय समूहों को अपने अधीन कर प्रशासन को सुदृढ़ कर लिया, उसको मजबूत कर लिया। अब आते हैं तमिलहम में राज्य निर्माण यानी कि संगम काल के बारे में हम लोग जानेंगे। लगभग 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक का समय। इस समय में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कौन सा काल? संगम काल। यहाँ चेर, चोल और पांड्य 3 मुख्य राजवंश उभरे। कौन कौन से? चेर, चोल एवं पांड्य। इन राज्यों का आधार जो था कृषि, समुद्री व्यापार और बंदरगाह शहर थे। मुसीरी और पुहार जैसे बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र थे। इस प्रकार जो है दक्कन और तमिलहम में राज्य निर्माण की प्रक्रिया जनजातीय समाज में विकसित होकर कृषि, व्यापार और राजनीतिक संगठन के आधार पर प्रारंभिक राज्यों के रूप में सामने आई, जिसने दक्षिण भारत के ऐतिहासिक विकास की नींव रखी। किसकी नींव रखी? दक्षिण भारत के ऐतिहासिक इतिहास की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मध्य पाषाण
संस्कृतियों के औजार, जीवन निर्वाह पैटर्न तथा सामाजिक संगठन पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मध्य पाषाण यानी कि मेसोलिथिक संस्कृति लगभग कब से हुई थी? 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व के बीच विकसित हुई थी। यह जो है पुरा पाषाण एवं नव पाषाण काल के बीच का संक्रमणकालीन चरण था, जिसमें मानव जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब हम लोग देखते हैं औजार यानी कि टूल्स। मध्य पाषाण काल के जो औजार होते थे छोटे छोटे और अधिक परिष्कृत होते थे, जिन्हें माइकोलिथ कहा जाता था। उन छोटे छोटे औजारों को क्या कहा जाता था? माइकोलिथ। ये बहुत छोटे पत्थर के ब्लेड, तीर के फलक, छुरी और खुरचनी जैसे उपकरण होते थे। इनका उपयोग शिकार करना, मछली पकड़ने और दैनिक कार्यों में किया जाता था। लकड़ी और हड्डी के औजारों का भी प्रयोग बढ़ा। तो यानी कि ये सब जैसे कि छोटे छोटे हथियार बनाए जाते थे मछली पकड़ने के लिए, रोज रोज के कार्य करने के लिए। कुछ कुछ तो हड्डियों के औजार भी मिले हैं। अब देखते हैं जीवन निर्वाह पैटर्न यानी कि सबसिस्टेंस पैटर्न को। इस काल में मनुष्य मुख्यतः पूर्णतः शिकार और संग्रह पर निर्भर था। यानी कि इसमें जीवन निर्वाह पैटर्न में किस पर निर्भर था? पूर्णतः शिकार पर। यानी कि यह केवल और केवल शिकार पर ही था। लेकिन धीरे धीरे पशुपालन की शुरुआत भी हुई। लोग जो है हिरन, जंगली सूअर, मछलियाँ आदि का शिकार करते थे और फल, कंद मूंद तथा बीज इकट्ठा करते थे। कुछ स्थलों पर स्थायी निवास यानी कि अर्ध स्थायी निवास करते थे। यानी कि आज यहाँ हैं, फिर कल उनको जहाँ पे ठीक लगेगा वो उसके अनुसार से चले जाएंगे। उनको अपना भोजन से मतलब है, पशु से मतलब है। वह जो है जैसे 1 मंथ यहाँ रहे, 1 मंथ कहीं और रह लिए, इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। अब देखते हैं सामाजिक संगठन को यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन को। मध्य पाषाण समाज छोटे छोटे समूहों में विभाजित था, जिन्हें जनजाति या फिर कबीलाई संरचना कहा जाता है। समाज में अपेक्षाकृत समाजवादी था, जहाँ पे सामाजिक विभाजन जो है कम था। वहाँ पे क्या था? सामाजिक विभाजन काफ़ी कम था। सामूहिक शिकार और संसाधनों के साझा उपयोग से सहयोग की भावना विकसित हुई थी। कुछ स्थलों पर दफन प्रथाएं भी मिली थी, लेकिन जो धार्मिक और अस्थागत विश्वासों की ओर संकेत करती थी। अतः इस प्रकार मध्य पाषाण संस्कृति मानव विकास के उस चरण को दर्शाती है जहां जीवन सरल शिकार संग्रह से धीरे धीरे स्थायी और संगठित सामाजिक जीवन की ओर अग्रसर हुआ। यानी कि वह जो है शिकार से धीरे धीरे पशुपालन पे और धीरे धीरे कुछ परंपराओं जैसे कि सांस्कृतिक परंपराओं की ओर विकसित कर रहा था, धीरे धीरे आगे आ रहा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आरंभिक हड़प्पाई बस्तियों के भौगोलिक विस्तार के पैटर्न तथा उनकी प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो आरंभिक हड़प्पाई बस्तियां यानी कि 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक के बीच का समय, जिन्हें जो है पूर्व हड़प्पा या फिर प्रारंभिक सिंधु संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पहले का समय एवं प्रारंभिक सिंधु यानी कि सिंधु के का समय, उसका सिंधु का शुरुआती समय। इन बस्तियों का भौगोलिक विस्तार जो है और इसकी विशेषताएं सिंधु सभ्यता के शहरीकरण की आधारशिला मानी जाती है। जैसे कि भौगोलिक विस्तार का पैटर्न देखते हैं। आरंभिक हड़प्पाई बस्तियां मुख्यतः सिंधु नदी प्रणाली और उसकी सहायक नदियों क्षेत्रों में फैली हुई थी। इसमें बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग भी शामिल थे। प्रमुख स्थल जैसे कि कोटदीजी, आमरी, कालीबंगन, बनावली और मेहरगढ़ आदि आते थे। यानी कि इन सब शहरों में क्या था? भौगोलिक विस्तार था इसका। बलूचिस्तान में, हरियाणा में, राजस्थान में, यह इसका ज़्यादातर जगह जो था वो पाकिस्तान में मिला था। ये जो बस्तियां हैं नदी घाटियों के साथ साथ उपजाऊ मैदानों में विकसित हुई, जहां कृषि और जल संसाधनों की उपलब्धता अधिक थी।
अब देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं को। इन बस्तियों की पहली विशेषता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कौन सी थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जिसमें गेहूं, जौ और दालें की खेती की जाती थी। पशुपालन भी क्या था? महत्वपूर्ण था। यानी कि इस टाइम जो है ना, अब खेती होने लग गया था और पशुपालन होने लग गया था। दूसरी विशेषता यह है कि गांव छोटे और अपेक्षाकृत असंगठित थे, लेकिन धीरे धीरे नियोजित बसावट की प्रवृत्ति विकसित हो रही थी। एवं तीसरी विशेषता की बात करें तो मिट्टी के बर्तनों की उन्नत परंपरा, यानी कि धीरे धीरे चित्रित मृदभांड पाए जाने लग गए। एवं चौथी विशेषता थी तांबे और पत्थर के औजारों का उपयोग, जो कि तकनीकी विकास को दर्शाता है। एवं पांचवा विशेषता था व्यापारिक संपर्कों की शुरुआत, जिससे कि स्थानीय और क्षेत्रीय आपदा प्रदान बढ़ा था। यानी कि इस प्रकार आरंभिक हड़प्पाई बस्तियां भौगोलिक रूप से विस्तृत होकर एक संगठित शहरी सभ्यता की ओर संक्रमण की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 16 महाजनपदों पर एक लेख लिखिए। अब जो है हमें 16 महाजनपदों पर क्या करना है? एक लेख लिखना है। तो सबसे पहले अब हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप 16 महाजनपदों का उदय हुआ। किसके बाद? राजनीतिक एकीकरण के प्रक्रिया के बाद। इस समय जो है बौद्ध और जैन धर्म का उदय तथा राज्य निर्माण की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। तो इन महाजनपदों के कुछ प्रमुख अंग थे, तो उनको देख लेते हैं। जैसे कि अंग मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, करु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। तो ये जो है हमारे क्या हैं? 16 महाजनपद हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, करु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। मैंने इसको अगेन इसलिए रिपीट कर दिया ताकि आपको नाम रिमेंबर रहे कि कौन कौन से 16 महाजनपद थे। ये राज्य गंगा घाटी से लेकर उत्तर पश्चिम और दक्कन के कुछ भागों तक फैले हुए थे। इन महाजनपदों की सबसे प्रमुख विशेषता थी राजनीतिक संगठन का विकास। कुछ महाजनपद राजतंत्रात्मक थे, जैसे कि मगध और कौशल। मगध और कौशल क्या थे? राजतंत्रात्मक थे। जबकि कुछ गणराज्यात्मक थे, यानी कि ओलोगार्की एवं गणसंघ, जैसे कि वज्जी और मल्ल। यानी कि वज्जी और मल्ल जो है गणराज्यात्मक थे, वहीं कौशल और मगध जो है राजतंत्रात्मक थे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ भूमि, लोहे की उपलब्धता और मजबूत सैन्य व्यवस्था इसे लाभ प्रदान करती है। महाजनपद काल में कृषि, व्यापार, नगरीकरण का विकास हुआ। लोहे के उपयोग से कृषि उत्पादन बढ़ा और स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। एवं सिक्कों के प्रयोग से व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ी। इसके साथ इस काल में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और युद्ध भी बढ़े, जिससे क्या हुआ? अंततः कुछ शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। अंततः हम कह सकते हैं 16 महाजनपद भारतीय इतिहास में प्रारंभिक राज्यों के विकास, राजनीतिक संगठन और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण अवस्था को दर्शाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। बौद्ध धर्म के विशेष संदर्भ में 6ठी शताब्दी BCE में उदित नवीन धार्मिक विचारधाराओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, यह जो है भारतीय इतिहास में धार्मिक और वैचारिक परिवर्तन का युग था। कौन सा था? धार्मिक और वैचारिक परिवर्तन का युग। इस काल में जो है वैदिक कर्मकांडों की जटिलता, यज्ञों की महत्ता और ब्राह्मण वर्ग के वर्चस्व के विरुद्ध अनेक नवीन धार्मिक विचारधाराएं उभरी थी। इसमें जो है बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सिद्ध हुआ। कौन सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली सिद्ध हुआ? बौद्ध धर्म।
इस समय समाज में आर्थिक परिवर्तन, नगरीकरण और व्यापारिक वर्ग के उदय ने धार्मिक विचारों की आवश्यकता पैदा की। लोग जो है अधिक सरल, नैतिक और व्यवहारिक धर्म की ओर आकर्षित हुए। इसी पृष्ठभूमि में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म की विशेषताओं को। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग और अहिंसा पर बल। बुद्ध ने जाति व्यवस्था, यज्ञों और कर्मकांडों का विरोध किया तथा मानव जीवन के दुखों का समाधान पर जोर दिया था। बौद्ध धर्म ने समानता और नैतिक जीवन का संदेश दिया, जिससे कि यह जन साधारण में लोकप्रिय हुआ। तो हम इसे याद रखेंगे। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग और अहिंसा पर बल जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। हालांकि हम लोग बात करें तो बौद्ध धर्म की कुछ सीमाएं भी थी। प्रारंभिक में यह जटिल दार्शनिक प्रश्नों पर स्पष्ट उत्तर नहीं देता और संन्यास पर अधिक बल देता था, जिससे कि क्या हुआ, गृहस्थ जीवन की उपेक्षा होती थी। बाद में महायान और हीनयान, यह जो है 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। अन्य नवीन विचारधाराओं जैसे कि जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय आदि ने भी कर्मकांड और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था तथा समाज पर चर्चा कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य यानी कि 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व के बीच का समय प्राचीन भारत का जो पहला सुव्यवस्थित और विशाल साम्राज्य था, इसकी अर्थव्यवस्था और समाज दोनों ही संगठित और विविध स्वरूप वाले थे। तो हम लोग सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। तो मौर्य अर्थव्यवस्था जो थी मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। उसके बाद जो है राज्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता था और किसानों से जो है कर लगान वसूलता था। सिंचाई व्यवस्था, नहरें और जलाशयों का निर्माण कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता था। व्यापार और वाणिज्य भी विकसित अवस्था में थे एवं आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी चलता था, विशेषकर यूनान, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ चलता था। अब हम लोग इस काल में मुद्रा व्यवस्था के बारे में समझेंगे, यानी कि पंचमार्क कॉइन्स के बारे में। इस काल में जो है मुद्रा व्यवस्था का प्रयोग हुआ था, जिससे व्यापार सरल हुआ। राज्य ने खानों, वन संसाधनों और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखा। शिल्प और उद्योगों जैसे वस्त्र, धातु कार्य और काष्ठ उद्योग का भी विकास हुआ। अब बात करते हैं समाज के बारे में। तो मौर्य समाज जो है विविध और श्रेणीबद्ध था। वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, लेकिन उसमें लचीलापन भी देखा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र वर्ग जो थे इसमें मौजूद थे। साथ ही पेशागत समूह भी थे। नगरों में व्यापारी, शिल्पकार और अधिकारी जो है वर्ग महत्वपूर्ण थे। ग्रामीण समाज कृषि पर आधारित था। किस पर आधारित था? ग्रामीण समाज जो था, जो गांव का समाज था, वह कृषि पर आधारित था। अशोक के काल में धम्म नीति के माध्यम से नैतिकता, अहिंसा और सामाजिक सद्भाव का बढ़ावा दिया गया। महिलाओं की जो स्थिति अपेक्षाकृत विविध थी, कुछ स्वतंत्रता थी, कुछ पितृसत्तात्मक थी, पर इसका ढांचा जो था काफी प्रमुख था। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत कृषि, व्यापार और राज्य नियंत्रण पर आधारित थी, जबकि समाज विविध वर्गों में विभाजित होकर भी एक संगठित ढांचे में कार्य करता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दक्कन में प्रारंभिक राज्यों के गठन पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं दक्कन का जो गठन हुआ था। गठन जो है लगभग मौर्य काल के बाद, विशेष रूप से 2री शताब्दी से 3री शताब्दी ईस्वी के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। किसका विकास? दक्कन का विकास। दक्कन में प्रारंभिक राज्य निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण सातवाहन वंश है। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। सातवाहनों ने दक्कन के बड़े बड़े हिस्से पर शासन
किया और एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की। किसने? सातवाहन वंश ने। उनकी जो राजधानी थी वह प्रतिष्ठान यानी कि पैठन थी। तो सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि पैठन थी। उन्होंने उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया था। दक्कन में जो है राज्य निर्माण की प्रक्रिया में कृषि का विस्तार, लोहे के औजारों का उपयोग, व्यापारिक मार्गों का विकास प्रमुख कारक रहे थे। उपजाऊ घाटियां में कृषि उत्पादन बढ़ने से कर प्रणाली विकसित हुई, जिससे राज्य की शक्ति मजबूत हुई। इसके साथ ही दक्कन में अनेक स्थानीय सरदार यानी कि चिफ्स भी थे, जिन्होंने धीरे धीरे बड़े राज्यों में सम्मिलित होकर राजनीतिक संरचना को आकार दिया। जहाँ क्या हुआ, सामाजिक संगठन अपेक्षाकृत लचीला था, जहाँ जनजातीय परंपराओं ब्राह्मणवादी प्रभाव दोनों का जो मिश्रण है वह देखने को मिलता है। किसका किसका मिश्रण? जनजातीय परंपराओं का और ब्राह्मणवादी प्रभाव का। यह जो है सामाजिक संगठन में दोनों देखने को मिलता है। दक्कन के राज्यों ने रोम, मध्य एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ, आर्थिक समृद्धि आई। इस प्रकार दक्कन में प्रारंभिक राज्य निर्माण, कृषि, व्यापार एवं जनजातीय एकीकरण और राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रियाओं का परिणाम था, जिससे आगे चलकर दक्षिण भारतीय इतिहास की नींव रखी गई। किसकी नींव रखी गई? दक्षिण भारतीय इतिहास की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 को। हड़प्पाई धर्म तथा धार्मिक पद्धतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता, यानी कि लगभग 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक का काल। यहाँ पे जो है धार्मिक मान्यताओं को समझना कठिन है, क्योंकि उसके पास कोई स्पष्ट लिखित धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसलिए धर्म का अध्ययन मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे कि मुहरों, मूर्तियों, मिट्टी की प्रतिमाओं और भवन अवशेषों के आधार पर किया जाता है। यानी कि इसमें जो कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन जो है मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, भवन मिले हैं। तो इन्हीं सारे अवशेषों के आधार पर क्या किया जाता है, इसको देखा जाता है कि उस समय कैसा था। हड़प्पा सभ्यता में जो था मातृ देवी का पूजा होता था, यानी कि मदर गॉडेस की पूजा होती थी, जिसे जो है उर्वरता की देवी कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता में। एवं एक महत्वपूर्ण तत्व यानी कि पशुपति शिव जैसी आकृति है, जो मुहरों पर योगासन मुद्रा में पशुओं से घिरी हुई दिखाई देती है। किसकी मूर्ति? पशुपति शिव की मूर्ति। एवं कुछ पेड़ों के भी पूजा किए जाते थे, जैसे कि पीपल, वृक्ष, बैल और अन्य पशु प्रतीक। यह जो प्रकृति है आधारित धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। हड़प्पावासी सभ्यता जल और स्नान संबंधी अनुष्ठानों में विश्वास रखते थे, जिसका प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ से मिलता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं हड़प्पाई धर्म मुख्यतः प्रकृति, उर्वरता और प्रतीकात्मक पूजा पर आधारित था, लेकिन इसके स्वरूप को लेकर अभी भी अनेक व्याख्याएं जो हैं और मतभेद जो है विद्यमान हैं। कहीं पे पशुपति शिव का पूजा किया जाता था, तो कोई समाज ऐसा था हड़प्पा सभ्यता में कोई मातृ देवी की पूजा करता था। वहाँ जो है काफ़ी अलग अलग धर्म देखने को मिले हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। प्रारंभिक वैदिक आर्यों की अर्थव्यवस्था, समाज तथा राज व्यवस्था की चर्चा कीजिए। प्रारंभिक वैदिक काल यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय। आर्यों के भारत में आगमन और बसावट का प्रारंभ जो है इसी चरण के अंतर्गत था। यानी कि आर्य जो भारत आए थे और वो जो रहना स्टार्ट किए थे, उसका जो चरण का काल है वह है प्रारंभिक वैदिक काल। और जो इस काल की जानकारी है मुख्यतः ऋग्वेद से मिलती है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। प्रारंभिक वैदिक आर्यों की अर्थव्यवस्था जो थी मुख्यतः पशुपालन आधारित थी। गाय जो है सबसे महत्वपूर्ण थी, गाय को अधन्या माना जाता था। यानी कि
कोई गाय का वध नहीं कर सकता है, गाय जो है अधन्या है। कृषि सीमित स्तर पर होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका महत्व बढ़ने लगा। लोग जो है यव यानी कि जौ की खेती करते थे। विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, मुद्रा का प्रयोग नहीं था। किस सभ्यता में? वैदिक सभ्यता में। अब देखते हैं वैदिक सभ्यता का समाज, यानी कि समाज जो है मुख्यतः जनजातीय और कबीलाई था। परिवार पितृसत्तात्मक था और इसमें जो समाज की मूल इकाई थी उसे कुल कहा जाता था। समाज अपेक्षाकृत समाजवादी था, जहां धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सभी की भागीदारी होती थी। स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत सम्मानजनक थी और वे जो है सभा सम्मेलन में भाग ले सकती थी। अब है राज व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था जनजातीय आधार पर संगठित थी। जन, विश्व और ग्राम, यह तीनों इकाइयां शासन का आधार थी। राजा यानी कि राजन का जो पद था वह वंशानुगत नहीं था, बल्कि वह जनजाति द्वारा चुना जाता था। किसके द्वारा चुना जाता था? जनजाति के द्वारा। राजा की जो शक्ति थी वह एकदम सीमित थी और सभा और समिति जैसी संस्थाओं की सलाह से कार्य करना पड़ता था। किसकी समिति? सभा और समिति थी, दो समितियां जिसके सलाह पर कार्य होता था। युद्ध और रक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था। इस प्रकार जो है प्रारंभिक वैदिक आर्यों की अर्थव्यवस्था पशुपालन आधारित समाज जनजातीय और अपेक्षाकृत समानतावादी था तथा राज व्यवस्था जो है जनजातीय लोकतांत्रिक स्वरूप वाली थी, जो कि आगे चलकर सामाजिक परिवर्तन के साथ अधिक जटिल हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 6ठी शताब्दी BCE में नवीन सामाजिक समूहों के उदय का विश्लेषण कीजिए। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, यह जो काल था भारतीय इतिहास में सामाजिक परिवर्तन और नगरीकरण का महत्वपूर्ण काल था। इस समय कृषि उत्पादन, व्यापार और नगरीय जीवन के विकास के कारण नई सामाजिक समूहों का निर्माण हुआ था, जिसने क्या किया था कि पारंपरिक वैदिक समाज की संरचना को चुनौती दिया था। सबसे प्रमुख नए समूहों में वैश्य वर्ग और व्यापारी यानी कि श्रेष्ठी थे। कृषि अधिशेष में व्यापार के विस्तार से एक समृद्ध व्यापारिक वर्ग उभरा, जो नगरों में आर्थिक शक्ति का केंद्र बन गया। दूसरा महत्वपूर्ण समूह जो है शिल्पकार तथा कारीगर थे। लोहे का उपयोग, नगरीकरण का कारण बढ़ती मांग ने विभिन्न शिल्पों जैसे कि वस्त्र, धातु कार्य, मिट्टी के बर्तन आदि को क्या किया? बढ़ावा दिया, जिससे होकर हर श्रेणियों जो है मुख्य रूप से लाभ मिला। तीसरा था समूह नगरीय श्रमिक और सेवक वर्ग, जो नगरों में निर्माण, परिवहन और अन्य सेवाओं के कार्यरत था। इनकी जो सामाजिक स्थिति थी वह अपेक्षाकृत निम्न थी, लेकिन नगरीय अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी जो थे वो महाजनपदों के शासन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन सभी सामाजिक समूहों ने पारंपरिक वर्ण व्यवस्था को जटिल बनाया और सामाजिक गतिशीलता को भी बढ़ाया। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उन्नत गए सामाजिक समूह जो हैं आर्थिक परिवर्तन, नगरीकरण और राज्य निर्माण की प्रक्रिया का परिणाम थे, जिन्होंने भारतीय समाज को अधिक विविध और जटिल बना दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को। प्रारंभिक भारत में जैन धर्म के उदय तथा विकास का परीक्षण कीजिए। तो प्रारंभिक भारत में जो जैन धर्म का उदय था वह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह जो है वैदिक कर्मकांडों, यज्ञों और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। जैन परंपरा के अनुसार इसके 24 तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? 24। और महावीर स्वामी जो हैं यह जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। हालांकि उनसे पहले भी 23 तीर्थंकर माने जाते हैं, लेकिन महावीर का जीवन काल लगभग
599 से 527 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। उन्होंने वैशाली के पास वज्जी गणराज्य में अपने उद्देश्य दिए थे। कहाँ दिए थे? वज्जी गणराज्य में। अब हम जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत की बात करें तो अहिंसा था, नॉन वायलेंस, यानी कि इसके साथ ही सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे नैतिक नियमों पर जोर दिया जाता था। किस पे? अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। एवं महावीर ने कर्म कांडों और पशु बलि का विरोध किया और आत्मशुद्धि पर बल दिया। महावीर के जो बाद है, जैन धर्म का विस्तार भारत के विभिन्न भागों में हुआ। विशेषकर व्यापारिक वर्ग में इसकी लोकप्रियता जो थी सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि यह अहिंसा और नैतिक जीवन पर आधारित था। और धीरे धीरे जब कालांतर आया तो जैन धर्म जो है 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। इन दोनों में आचार और वस्त्र संबंधी भिन्नताएं थी। आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जैन धर्म ने सामाजिक समानता, नैतिकता और अहिंसा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इस कठोर तपस्वी स्वरूप का सामान्य जनता के लिए कुछ सीमित प्रभावकारी भी रहा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सिकंदर के आक्रमण पर एक टिप्पणी लिखिए, इसके दूरगामी प्रभाव क्या थे? जैसा कि हमने पहले भी बात किया था, तो सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर महान का जो भारत में आक्रमण था वह 326 ईस्वी पूर्व पर था। वह कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया का शासक था, और उसका उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार। और वो जो है हिंदू कुश पर्वत पार कर भारत जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश किया था। एवं भारत में जो उसका पहला महत्वपूर्ण संपर्क था वह तक्षशिला के शासक आम्भी से हुआ था। किससे हुआ था? तक्षशिला के शासक आम्भी से। एवं जिसने क्या की थी, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद जो है सिकंदर का युद्ध हुआ था, किसके साथ? पोरस यानी कि पुरु के साथ। कहाँ पे? झेलम नदी के तट पर, जिसे कि हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि झेलम नदी का ही दूसरा नाम है हाइडेस्पीज। यह युद्ध अत्यंत कठिन था, जिसमें भारतीय सेना ने साहसपूर्वक संघर्ष किया, लेकिन अंततः पोरस जो है पराजित हुआ। सिकंदर उसकी वीरता से प्रभावित हुआ और उसका जो है राज्य को सिकंदर ने क्या किया? वापस दे दिया। इसके बाद क्या किया? सिकंदर व्यास नदी तक पहुंचा, लेकिन उसकी सेना आगे बढ़ने से इनकार कर चुकी थी, क्योंकि वह बहुत लंबे टाइम से युद्ध करती आ रही थी, तो वह काफ़ी थक गई थी। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं सिकंदर का आक्रमण भले ही अल्पकालिक रहा, लेकिन इसके परिणाम दीर्घकालिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। यह क्वेश्चन दोबारा आया है, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट वे में निकाल दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा कीजिए। मौर्य साम्राज्य यानी कि 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व के बीच का समय प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत साम्राज्य, और जिसका सर्वश्रेष्ठ विकास जो है अशोक के काल में देखा जाता है। मौर्य प्रशासन का प्रमुख केंद्र राजा था, जो सर्वोच्च सत्ता का धारक होता था। वह कानून, सेना, न्याय और प्रशासन का प्रमुख था। राजा का शासन सहायता देने के लिए सुव्यवस्थित मंत्री परिषद एवं इसके सदस्य जो थे काफ़ी अनुभवी और योग्य अधिकारी होते थे। साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांतों यानी कि प्रादेशिक इकाइयों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत का शासन राजकुमार या फिर नियुक्ति अधिकारी द्वारा किया जाता था। सेना भी अत्यंत संगठित थी, जिसमें पैदल सेना, अश्व सेना, रथ और हाथी शामिल थे। अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य के अनुसार प्रशासन में कर व्यवस्था, भूमि प्रबंधन और दंड नीति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत, अनुशासित और व्यापक थी, जिसने भारत में एक मजबूत राजनीतिक एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तो अभी तक हमने 1 से 18 तक लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लिया है। अगर आप नोट्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज करके PDF परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं होता है, जब तक आप नोट्स को रिवाइज़ नहीं कीजिएगा तब तक आपका 100% प्रिपरेशन नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना है, अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, तो आपको सुनना भी होगा वीडियो को और नोट्स को रिवाइज़ भी करना होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे संक्षिप्त टिप्पणियों की ओर, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है मध्य पाषाणीय संस्कृति। तो चलिए मध्य पाषाणीय संस्कृति से शुरुआत करते हैं। तो मैं सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट को अच्छे से समझा देती हूँ, आप नोट से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना शॉर्ट क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नोट्स तो आप खुद भी याद कर सकते हैं। मध्य पाषाणीय संस्कृति जो है पुराने और नए पत्थर युग के बीच का बदलाव का समय था, जब इंसानों ने छोटे व नुकीले पत्थर के औजार यानी कि माइकोलिथ बनाना सीख लिया था। अब जो है लोग भी शिकार और भोजन संग्रह करते थे, लेकिन इस काल की सबसे बड़ी क्रांति यह थी कि इंसानों ने पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। किससे शुरुआत की थी? मध्य पाषाणीय संस्कृति से ही पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। अब दूसरा है प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति। यह मुख्य हड़प्पा सभ्यता के शहरी रूप से आने से पहले की ग्रामीण अवस्था थी। 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक थी, जो बलूचिस्तान, पंजाब और राजस्थान में फैली थी। यहाँ लोग खेती, पशुपालन करते थे और धीरे धीरे उनकी नियोजित बसावट, तांबे के प्रयोग और मिट्टी के बर्तनों ने आगे चलकर महान शहरीकरण का आधार तैयार किया। अब है चित्रित धूसर मृदभांड। उत्तर भारत यानी कि गंगा यमुना दोआब, यह जो संस्कृति थी चित्रित धूसर मृदभांड जो है उत्तर भारत यानी कि गंगा यमुना दोआब में विकसित यह संस्कृति अपने धूसर यानी कि ग्रे रंग की शानदार बर्तनों के लिए जानी जाती थी। और जो इसका विकास हुआ था वह 1200 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ था। इस काल की सबसे बड़ी खासियत लोहे का शुरुआती इस्तेमाल था, जिसने खेती और स्थायी ग्रामीण बस्तियों को बढ़ाने में मदद की। अब है महापाषाणीय संस्कृति। दक्षिण भारत में लौह युग के दौरान उभरी इस संस्कृति की अनोखी पहचान मृतकों के अंतिम संस्कार वाले स्थल हैं, यानी कि समाधि स्थल, जिन्हें बड़े बड़े पत्थरों को घेरकर बनाया जाता था। ये लोहे के औजारों और हथियारों के उस्ताद थे और इन्होंने ही दक्षिण भारत में कृषि, पशुपालन और संगठित समाज की जीवन की मजबूत शुरुआत की थी। अब देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य के राज परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? शाक्य गणराज्य में। और यह जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, एवं बौद्ध धर्म का जो काल माना जाता है वह 563 ईस्वी से 483 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ यानी कि गौतम था। जीवन के 4 सत्य, जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु देखकर उन्होंने गृह त्याग किया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। यानी कि सांसारिक दुखों, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु को देखकर उन्होंने राजपाट त्याग दिया। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे बुद्ध कहलाए। उन्होंने दुनिया को जाति पाति के विरोध, अहिंसा, करुणा और अष्टांगिक मार्ग व माध्यम मार्ग का बेहद सरल संदेश दिया था। अब बात करते हैं आजीवक के बारे में, यानी कि आजीवक पंथ। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म के समकालीन उभरा यह एक प्रमुख सन्यासी आंदोलन था, जिसके मुखिया जो थे मक्खली गोसाल थे। इनका दर्शन नियतिवाद पर टिका था, जिसका मतलब है कि दुनिया में सब कुछ पहले से ही फिक्स है, यानी नियतिवाद पर फिक्स है और इंसान के कर्म से कुछ नहीं बदल सकता। मौर्य राजाओं जैसे कि अशोक ने भी इन्हें रहने के लिए गुफाएं दान में दी थी।
अब आते हैं अशोक का धम्म। कलिंग युद्ध के नरसंहार से दुखी होकर सम्राट अशोक ने युद्ध का रास्ता छोड़ दिया और प्रजा कल्याण के लिए धम्म की शुरुआत की थी। यह कोई नया धर्म या फिर पूजा पाठ नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने की एक नैतिक आचार संहिता थी, जिसे अहिंसा, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार और सभी धर्मों का सम्मान शामिल था। किसमें? अशोक का धम्म में। एक बार अगेन मैं आपको छोटे छोटे कंसेप्ट समझा रही हूँ। आप नोट्स परचेज करके इस PDF को अच्छे से पढ़ लें ताकि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। अब आता है प्रायद्वीपीय भारत में व्यापार। प्राचीन काल में दक्षिण भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा पावर हाउस था। खासकर संगम काल के दौरान मुसिरी, पुहार और अरिकमेडु जैसे बंदरगाहों से रोम साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया को भारी मात्रा में मसाले यानी कि काले मिर्च, मोती और रेशमी कपड़े भेजते जाते थे और बदले में प्रचुर मात्रा में रोमन सोने, सिक्के और शराब भारत आती थी। अब देखते हैं लौह तकनीकी और उसके प्रभाव। भारत में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे की तकनीक के आने की एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। लोहे की कुल्हाड़ियों से गंगा घाटी के घने जंगलों को साफ किया गया और लोहे के मजबूत फाग वाले यानी कि फाल वाले हलों से कठोर जमीन को जोतकर भारी मात्रा में अनाज उगाया गया। इसी अधिशेष उत्पादन ने नए शहरों, दूसरी नगरीकरण और महाजनपदों जैसे बड़े राज्यों को जन्म दिया। अब है प्रारंभिक वैदिक धर्म। ऋग वैदिक काल का यह धर्म बेहद सरल और पूरी तरह से प्रकृति पूजा पर आधारित था। लोग प्रकृति की शक्तियों को ही देवता मानकर पूजते थे, जिसमें इंद्र यानी कि वर्षा और युद्ध के देवता और अग्नि यानी कि यज्ञ के माध्यम सबसे प्रमुख थे। इस दौर में ना तो कोई मंदिर थे, न मूर्ति पूजा और ना ही कोई जटिल कर्मकांड। बस मंत्रोच्चार और साधारण यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। अब आता है हड़प्पाई धर्म। हड़प्पा सभ्यता में कोई लिखित धार्मिक ग्रंथ या फिर मंदिर नहीं मिले हैं, इसलिए उनका धर्म पूरी तरह पुरातात्विक अवशेषों के अनुमान पर टिका है। यहाँ भारी मात्रा में मिली मूर्तियों से मातृदेवी यानी कि उर्वरता की देवी की पूजा और मुहरों पर योगासन में बैठे पशुपति शिव की आकृति मिली है। इसके साथ ही वे पीपल के पेड़ और सांड जैसे पवित्र पशुओं और जल स्नान यानी कि मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ को धार्मिक महत्व देते थे। किसके अंतर्गत? हड़प्पाई धर्म के अंतर्गत। अब देखते हैं आजीवक संप्रदाय। यह जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उभरा एक प्रमुख श्रमण आंदोलन था। इसके प्रवर्तक जो थे मक्खली गोसाल माने जाते थे। यह जो है नियतिवाद पर टिका हुआ था, जिसका मतलब है कि दुनिया में सब कुछ पहले से ही फिक्स है और इंसान के कर्म से कुछ नहीं बदल सकता। और मौर्य राजाओं जैसे कि अशोक ने भी इन्हें रहने के लिए गुफाएं दान में दी है। इसके अनुसार जो है संसार की सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित है, मनुष्य और कर्मों का उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विचार कर्म सिद्धांत का विरोध करता है। आजीवक संप्रदाय ने भारतीय दर्शन परंपरा में नियतिवाद की अवधारणा को विशेष रूप से प्रस्तुत भी किया है। अब देखते हैं तमिलहम को। प्राचीन काल में सुदूर दक्षिण भारत का वह क्षेत्र, मुख्यतः वर्तमान तमिलनाडु और केरल, जहां तमिल भाषा और संस्कृति का बोलबाला था, तमिलहम कहलाता है। संगम काल में यहाँ चेर, चोल, पांड्य राजाओं का राज था। यह क्षेत्र अपने बेहतरीन संगम, साहित्य समृद्धि, कृषि और रोम देश के साथ होने वाले बड़े बड़े समुद्री व्यापारिक नेटवर्क के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थे BHIC 131 के MBBI क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप मैसेज करके PDF को परचेज़ कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।